नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 9 नवंबर 2024 शनिवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। जैसे कि हमारी कुंडली अध्ययन में चर्चा चल रही है और हमने जाना कि महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में किसी ग्रह का किस प्रकार से प्रभाव हमें प्राप्त होता है, उसके लिए वर्तमान समय के उस ग्रह के गोचर को भी देखते हैं। आज हम एक और तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप स्वयं जान सकते हैं आपके ग्रह जो दिखा रहे हैं क्या वो सत्य है या उनका जो फल मिलने वाला है वह सत्य है, क्योंकि किस प्रकार से आपको ये परिवर्तित कर सकते हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसा कि ये एक लग्न है, ये काल्पनिक कुंडली है, ये मिथुन राशि की कुंडली है। इसमें चंद्रमा लग्न में बैठे हुए हैं, मंगल राहु दूसरे भाव में कर्क राशि में बैठे हुए हैं, तुला राशि में बुध सूर्य शुक्र बैठे हुए हैं, शनि केतु अष्टम में बैठे हुए हैं, नवम में गुरु बैठे हुए हैं। इस प्रकार से ये व्यक्ति का लग्न है और लग्न ही इनकी चंद्र राशि बनती है। अब यदि हम देखें तो हम ये पाएंगे कि शुक्र यहाँ स्वयं अपने घर में मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं और सूर्य की नीचता को भंग भी कर रहे हैं। और साथ में हम ये देखेंगे कि काल पुरुष की कुंडली में 5वां भाव सूर्य का होता है, अतः इनके संतान के लिए भी शुभ है। इनके लग्नेश और सुकेश जो कि केंद्र के स्वामी हैं, दो केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण में बैठे हैं, अपने मित्र के घर में बैठे हैं, अपने मित्र के साथ बैठे हैं। और बुध को यदि राजकुमार माना जाता है ब्रह्मांड में, तो सूर्य को राजा माना जाता है। तो एक राजकुमार राजा के साथ अपने घर में, अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं, तो इस हिसाब से इनको लग्नेश और सुकेश भी, बुध भी अच्छा फल देने वाले हैं। ऊपर से इनके चंद्रमा पर गुरु की 5वीं दृष्टि है और किसी भी पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, इसलिए इनका चंद्रमा भी मजबूत, लग्न भी मजबूत। अष्टम में शनि जो कि कारक ग्रह बनते हैं अष्टम के, और केतु साथ में, और शनि भी अपनी राशि में, साधारण राशि में। इस प्रकार से इनका अष्टम भाव भी बहुत मजबूत है। अब यदि हम कुंडली को ओवरऑल देखते हैं तो एक मंगल राहु जो है इनके कुटुंब भाव में बैठे हुए हैं और छठे घर के और 11वें घर के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं, तो वह घर में सदा उग्रता लाएंगे। इनको शत्रुता का भी सामना करना पड़ेगा। इनके शत्रु कहीं बाहर के नहीं होंगे, इनके अपने घर में होंगे। और इस मंगल राहु पे शनि केतु की भी दृष्टि है, इसलिए इनके जो परिवार है, जो कुटुंब है, वहाँ जरूर इस व्यक्ति को परेशानी महसूस हो सकती है। किंतु आप देखें कि यदि ये 5वां घर हमारे पूर्व जन्म का है, तो इस जातक का 5वां घर इतना मजबूत है कि हम शायद लाखों में एक कुंडली ऐसी देख पाएँ जिसमें स्वयं 5वें भाव का स्वामी बैठा हो, वह भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, साथ में बुध हो, सूर्य हो जो उस भाव का कारक ग्रह बनता हो, 2 केंद्र का स्वामी साथ में हो, उस पे मंगल राहु की 4थी दृष्टि हो, साथ में गुरु की 9वीं दृष्टि हो, शनि की 10वीं दृष्टि हो, अर्थात 3 ग्रह वहाँ बैठे हैं, 3 ग्रहों की दृष्टि है। राहु मंगल के साथ बैठे हैं तो वह मंगल जैसा प्रभाव देंगे, इसलिए राहु की भी दृष्टि मानी जाएगी, क्योंकि वह मंगल के प्रभाव को 5 गुना बढ़ा देंगे। केतु शनि जैसी के साथ बैठे हुए हैं तो वह शनि के कारण को 5 गुना बढ़ा देंगे और केतु की दृष्टि भी मानी जाएगी, अर्थात 8 ग्रहों की दृष्टि। और चंद्रमा जो कि मन का स्वामी है, वह खुद अपने जिस घर का स्वामी है उस घर में मंगल राहु बैठे हुए हैं, यानी मन में ही उग्रता है, मन में ही विष है। इस प्रकार से इनको अपने व्यक्तित्व पे देखें तो गुरु की दृष्टि होने से इनके ज्ञान में वृद्धि होती है, परिपक्वता आती है, और यह परिपक्वता जन्मजात इनको प्राप्त हुई है, जो इनके बुजुर्गों का आशीर्वाद भी है। अब हम क्या माने इस कुंडली से? ये जो अष्टम भाव में शनि मकर राशि में केतु के साथ बैठे हैं, मंगल राहु से दृष्ट हैं, वह ये बताते हैं कि इनका प्रारब्ध
इनके पूर्व जन्मों से, इनके पितरों के द्वारा, इनके पूर्वजों के द्वारा की गई गलतियों का ही फल है कि इन्हें ये लग्न, ये जन्म प्राप्त हुआ है, क्योंकि उसके कर्म जो इनके पूर्वजों के हैं वह इन्हें काटने का, दूर करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से इनके पूर्वजों के कष्ट या उनके कर्म इनको भोगने होंगे। ठीक इसी प्रकार से गुरु, जो कि इन्हीं के पूर्वज हैं, जिन्होंने साधना की है, ज्ञान प्राप्त किया है, उच्च शिक्षा प्राप्त की है, उच्चता प्राप्त की है, वह भी इन्हीं के पूर्वज है और इस कष्ट को काटने में वह बहुत बड़ी सहायता भी करने को तैयार है, तत्पर है। इस प्रकार से इस जातक को जो जन्म प्राप्त हुआ है वह अपने पूर्व जन्म के, अपने पूर्वजों के कर्मों को काटने के लिए, उनसे मुक्ति प्राप्त करने हेतु, उनको मुक्त करने हेतु उन्हीं पूर्वजों की सहायता के द्वारा ये जन्म प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से ये लग्न इनको फल दे रहा है। इसी प्रकार से इनका जो नवमांश है उसमें जाकर के जब हम देखते हैं कि ये मंगल, जो कि इनके 6ठे और 11वें भाव का स्वामी होकर के नीच भाव में चला गया है, नीच ग्रह में की राशि में चला गया है, वही मंगल नवमांश में लग्न में उच्च का होकर के बैठा हुआ है। अर्थात ये मंगल जो ये दिखा रहा है कि इनके पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण इनकी ऊर्जा जो कि क्षितिज होने वाली थी, जो उसको एक अग्नि को पानी में, बहते जल में इस प्रकार से अपनी अग्नि को तैयार रखना था कि वह ऊर्जा उस पानी में उबाल ला सके, उसको वायु बना सके। राहु जो कि एक बादल का रूप होते हैं, एक वायु का रूप होते हैं, अर्थात उस पानी को, उस तरल को जो कि इनके कुटुंब भाव में है, उस तरलता को वाष्प बना सके, बादल बना सके और बारिश कर सके, अर्थात दुखों को छाड़ सके और शुभों की बारिश हो। इस प्रकार का इनका मंगल यहाँ पर कार्य कर रहा था। वही मंगल नवमांश में दिखा रहा है कि वह इनके लग्न में 10 नंबर मकर राशि में बैठा हुआ है, उच्च का होकर के बैठा हुआ है, अर्थात इनकी ऊर्जा परिपूर्ण है, संपूर्ण है और वह कर्म करने के लिए इनका व्यक्तित्व का निर्माण कर रही है। और वही जो शनि इनके पूर्वजों के कर्मों के कारक ग्रह है, वह इनके सुख भाव में मंगल से राशि परिवर्तन करके बैठे हुए हैं। यहाँ मंगल और शनि का राशि परिवर्तन है और साथ में मंगल की दृष्टि शनि पर और शनि की दृष्टि मंगल पर है। अर्थात यहाँ जो शनि मंगल की 7वीं दृष्टि एक दूसरे पर थी, वह नवमांश में भी है। अर्थात वह बता रही है कि ये अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करके यदि सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने पूर्वजों के कर्मों को अपनी ऊर्जा के द्वारा, इनको अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा उन कष्टों को काटना होगा, उस प्रारब्ध को काटना होगा, तभी इन्हें सुख प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से जो गुरु इनके ज्ञान में, इनके नवम भाव में, भाग्य भाव में बैठ करके इनकी सहायता कर रहे थे, चंद्रमा पर इनकी 5वीं दृष्टि थी, वही गुरु 12वें घर में नवमांश में अपनी स्वयं की साधारण राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन 9 नंबर राशि एक लक्ष्य को दिखाती है। अर्थात वे पूर्वज कह रहे हैं 12वां घर मुक्ति का होता है और 9 नंबर राशि लक्ष्य की होती है। यानी अपना केवल एक इस जीवन में अपनी ऊर्जा का, अपने कर्म का एक ही लक्ष्य रखना है, किसी भी प्रकार से हो, वह है मुक्ति। और वह मुक्ति दिलाने में इनके पूर्वज इनकी सहायता करेंगे। और इसी प्रकार से चंद्रमा जो कि इनके लग्न में बैठा था, वही चंद्रमा नीच का हो गया है नवमांश में जाकर, अर्थात मन, इमोशन, वे यही कहना चाहते हैं अपने इमोशन को 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि में नीचता प्राप्त करके आप अपने मन को शांत कीजिए, एकांत में रहिए, मन के पीछे मत भागिए, आत्मा को समझिए, क्योंकि आत्मा सूर्य जो है वह इनके 6ठे घर में बैठा है नवमांश में। तो वह ये बताना चाहता है कि जो सूर्य 8म भाव का स्वामी है वह 6ठे भाव में आ गया है। अर्थात जहाँ साधना थी, जहाँ एकांत था,
जहाँ उस ऊर्जा का सदुपयोग करना था, वही ऊर्जा आपको अपने ऋण रोग शत्रु से मुक्त करने के लिए कम्युनिकेशन के द्वारा, अपनी वार्ता के द्वारा, अपने संबंधों के द्वारा आपको मुक्त होना है, इस कर्म से, बंधन से मुक्त होना है। इस प्रकार से नवमान सिंह का ये बता रहा है। अब इसको हम और अच्छे से समझना चाहें तो हम देखेंगे कि यही लग्न जो कि 3 नंबर राशि से शुरू होता है, इस लग्न में हम नवांश के ग्रह को रख लेंगे। जैसा कि नवांश शुरू करते हैं तो 3 नंबर का लग्न और नवांश में 3 नंबर में सूर्य बैठे हुए हैं, यानी जहाँ इनका चंद्रमा था वहाँ इनका सूर्य आ गया है। अर्थात वह ये बताना चाहता है कि जो ऋण रोग शत्रु का है वो आपके अपने व्यक्तित्व के कारण है। आपको अपना जो व्यक्तित्व प्राप्त हुआ है वह ऋण रोग शत्रु से मुक्त होने के लिए हुआ है, अपनी आत्मा को जानने के लिए, अपनी आत्मा को पहचानने के लिए हुआ है, अपनी वंश वृद्धि के लिए हुआ है, वंश की उत्पत्ति उत्सर्जन के लिए हुआ है। इस प्रकार से ये सूर्य जो नवांश में था उसको हमने यूं रख करके देखा। इसी प्रकार से हमने ये पूरा लग्न नवमांश के ग्रहों के द्वारा बदल लिया है। जैसा कि 3 नंबर के बाद 4 नंबर जो लग्न का भाव है दूसरा, और 4 नंबर में नवमांश में कोई ग्रह नहीं है तो हमने यहाँ खाली छोड़ दिया। 5 नंबर में यहाँ नवमांश में कोई ग्रह नहीं है तो हमने खाली छोड़ दिया। 6 नंबर राशि में चौथे भाव में नवमांश में राहु बैठे हुए हैं तो हमने यहाँ 6 नंबर में राहु को लिख दिया। इस प्रकार से पूरा नवमांश लग्न के भावों में हमने स्थापित कर दिया। और इन्हीं ग्रहों का जो हमने अभी जाना कि लग्न में वो क्या कहना चाहते हैं और नवमांश में क्या कहना चाहते हैं, उसको इस प्रकार से कुंडली निर्मित करके भी हम जान सकते हैं कि वे हमें क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि सूर्य गुरु यहाँ आमने सामने हैं। अब आप देखिए कि हम सप्तम भाव को किससे देखते हैं? शत्रु भाव से देखते हैं, क्योंकि 1 नंबर राशि कालपुरुष की में यदि सूर्य उच्च के होते हैं तो 7 नंबर राशि में शनि उच्च के होते हैं और दोनों शत्रु हैं। 1 नंबर भाव के स्वामी मंगल हैं तो 7 नंबर भाव के स्वामी शुक्र हैं, वह भी आपस में शत्रु है। और इसी को हमारे पूर्वजों ने, हमारे विद्वानाचार्यों ने, ज्योतिषाचार्यों ने हमें सप्तम भाव दाम्पत्य भाव से जोड़ के दिखाया था, पार्टनर से जोड़ के दिखाया था, क्योंकि वह बताना चाहते थे कि एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी बिल्कुल विपरीत स्थिति का है, विपरीत लिंग का है, विपरीत सोच का है, विपरीत परिवार का है, वही व्यक्ति आपके जीवन को बदल सकता है, संपूर्णता में बदलाव ला सकता है और आपका सारा चरित्र, आपका सारा कर्म, आपके सारे संबंध, आपकी सर्व सोच, आपके विचार सबको बदलने की जो शक्ति रखता है वह सप्तम भाव रखता है। इसीलिए सप्तम भाव को शत्रु भाव से भी देखा जाता है और मृत्यु भाव से भी देखा जाता है। अब ये मृत्यु कोई वास्तविक मृत्यु नहीं है, देह छोड़ने वाली मृत्यु नहीं है। वह कहते हैं कि सप्तम भाव से जुड़ करके ही आप अपने चरित्र को बदलते हैं, विचारों को बदलते हैं, रिश्तों को बदलते हैं, व्यक्तित्व को बदलते हैं, यानी स्वयं को संपूर्ण बदल देना 7वें घर की शक्ति प्राप्त करके। तो यही शक्ति आपको मृत्यु अर्थात जो आप में बदलाव आ गया, जो चीज थी वह नहीं रही और जो नई प्राप्त हुई है उसके साथ सम्मिलित होना, इसको भी मृत्यु कहते हैं। इसीलिए इसको मृत्यु भाव कहा गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब लग्न कुंडली में नवमांश के ग्रह रखते हैं तो सूर्य गुरु आमने सामने हैं। सूर्य यदि आत्मा है तो गुरु हमारा ज्ञान है और 9 नंबर राशि हमारा लक्ष्य है। अर्थात ये बताना चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य को, जो कि सामने वाला भेदना चाहता है, उस लक्ष्य को पहचाने, उसको कन्वेंस करें और उसको अपने द्वारा अपनी आत्मा के साथ या तो उसको शामिल करें या उसके ज्ञान के साथ स्वयं शामिल हो, तभी आप इस शत्रुता से अपनी मित्रता को बना सकते हैं। चूंकि आपके सुख भाव में राहु है और कर्म भाव में केतु है, जहाँ की मीन राशि है, तो कर्म का भी आपको त्याग करना होगा और सुख में भी आपको सदा बादलों सा अनुभव होगा, अंधेरा सा अनुभव होगा। अर्थात आपको लगेगा कुछ और, मिलेगा कुछ और, चाहोगे कुछ और, होगा कुछ और आप 6 नंबर राशि जो कि चिंतन की है, मनन की है,
पूर्ण रूप से परिवर्तन की है, तो वह ये बताना चाहते हैं कि आपको अपने सुखों में भी चिंतन करना होगा, मनन करना होगा कि वास्तविक सुख क्या है और पूर्ण रूप से परिवर्तित करना होगा। इस प्रकार से हमने इसको यूं भी जान सकते हैं। और इसी प्रकार से यदि हम नवमांश के लग्न में लग्न के ग्रह को बैठा करके देखते हैं, तब उनका क्या प्रभाव आता है। जब हम 4 कुंडलियों को इस तरीके से मिलाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि ये ग्रह वास्तव में कैसा फल देने वाला है। और फिर उस फल को यदि हम दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा पर देखते हैं तो वह ग्रह उस समय वही फल दे रहा होगा जिसकी हमें जानकारी प्राप्त हुई है। इस प्रकार से इसको देखा और समझा जा सकता है। जैसा कि इनका नवमांश 10 नंबर लग्न से है, तो हमने यहाँ कुंडली 10 नंबर से शुरू की, लेकिन 10 नंबर में नवमांश में तो मंगल थे, लेकिन हमने लग्न के ग्रहों को यहाँ रखा है। और 10 नंबर में यहाँ शनि केतु है तो हमने शनि केतु को रखा। 11 नंबर में यहाँ गुरु है तो हमने गुरु को रखा। 3 नंबर में यहाँ चंद्रमा है तो हमने चंद्रमा को रखा। इस प्रकार से ये राशि का इनके कुंडली का निर्माण किया। तब हमने जाना कि नवमांश में शनि के सामने मंगल राहु है। यदि इनके लग्न में जो शनि केतु कर्म कारक ग्रह बन करके इनके लग्न में बैठे हुए इनके व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं, तो इनके व्यक्तित्व का निर्माण कहाँ जुड़ा हुआ है। केतु, जिसे हम बीज कहते हैं, मूल कहते हैं, जड़ कहते हैं, तो वही जड़ जो इनके पूर्वजों की है, जिस वंश के ये हैं, उसके प्रति जो कर्म है वह पूर्ण करना है, उसका निर्माण करना है, वही इनका व्यक्तित्व होगा। और उस पर इनके शत्रु जिनको इन्हें शांत करना है वह कौन होंगे, वह मंगल और राहु होंगे। यहाँ मंगल 4थे घर के स्वामी हैं और राहु 11वें घर के स्वामी हैं। इस प्रकार से जो इनका सुख भाव है और जो इनका लाभ भाव या इच्छा भाव है वह इनका शत्रु है, ना इन्हें सुख है ना इनकी इच्छाएं हैं, क्योंकि वह शत्रुता में हैं। और वह इनको ये बताना चाहता है कि वह एक धुंध है, एक भ्रम है, एक धोखा है। और आप अपने मन को नियंत्रित कीजिए, क्योंकि यहाँ मन भी अपने घर से 12वें घर में गया है और 12वें घर में अपने घर से तो 12वें घर में है, लेकिन 6ठे घर में है। नवमांश की कुंडली का अध्ययन जब करते हैं तो वह ये बताता है कि अपना मन अपने ऋण रोग शत्रुओं पर लगाइए, उनसे मुक्त होने पर लगाइए और अपने आप को ऋण मुक्त कीजिए। इस प्रकार से इन कुंडलियों का हम अध्ययन कर सकते हैं। तो इसको और विस्तार से जानने के लिए कल हम फिर से चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।